हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गुआम 2.0 की, यानी एक ऐसे ही संगठन की जो हाल ही में आपकी ईस्ट एशिया में बनाया गया है। और इसके साथ साथ हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि क्यों ईस्टर्न यूरोप जो है उसने 25 साल बाद गुआम 1.0 से 2.0 पे अपने आप को अपडेट किया है। बीच में ये संगठन खत्म भी हो गई थी, फिर से इसको 25 साल बाद लाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे I2U2 के बारे में, एक ऐसा संगठन जिसको वेस्ट एशियन स्क्वाड कहा जाता है। साथ ही साथ हम लोग ईस्ट एशिया का क्राइसिस भी देखेंगे, ईस्ट यूरोप का सॉरी। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हमारे यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूरोपीय यूनियन, नाटो, एशियान, एससीओ, मतलब बड़े बड़े जो बहुत जिसमें 25 50 100 150 देश हैं, कैसे वो आज के समय में दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने में फेल हो रहे हैं। तो इन सभी वीडियो को आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी फॉर्म में पूरी आपको समझाई जाती है कि किस तरह से आपकी जियो पॉलिटिक्स आज के समय में यहाँ पर वर्क कर रही है, क्या कंसिक्वेंसेस थे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स एक दिन की घटना तो है नहीं, इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आने वाली संभावनाएं हैं कि किस तरह से ये चीजें बदलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देगा और साथ ही साथ आपको एक ऐसी बिल्कुल थ्रू आउट नॉलेज देगा जिससे आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पे वर्क करते हैं। लेकिन गुआम 2.0 दोस्तों अचानक एक दिन में तो बन के रेडी हुआ नहीं, तो साथ ही में हमको देखना ये पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कब होती है। देखिए, 2020 का वो साल आप सभी को याद होगा जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी और लगभग पूरी दुनिया के जो देश हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सभी दुनिया के डॉक्टर इस दुनिया को बचाने के लिए दिन रात चौबीसों घंटे सातों दिन लगे हुए थे। इनफैक्ट ये जो दुनिया थी, ये जो पूरी दुनिया जो है एक तरह से लॉकडाउन में पैक हो चुकी थी और हर जगह आपको एक ही चीज सुनाई देता होगा, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दुनिया में अगर कहीं पे फ्लाइट और बाकी चीजें चल भी रही थी तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पसेस से चल रही थी। यानी ये जो आपके इस तरह के फ्लाइट थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि भारत में वंदे भारत ऑपरेशन हुआ था, जिसमें विदेशों से हम लोगों ने अपने नागरिकों को लाया ताकि अपने देश में उनको सुरक्षित रखा जाए। नेवी ने समुद्र सेतु ऑपरेशन किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया ने एक दूसरे को मेडिकल हेल्प दी, पूरी दुनिया ने एक दूसरे को किट प्रोवाइड किए, मास्क दिए, वैक्सीन मैत्री हमने देखा जिसमें भारत और बाकी देशों ने, खासतौर पे भारत ने अपने पड़ोसियों और बाकी जो मित्रवत देश हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश की। यानी एक ऐसा टाइम था दोस्तों जब कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया यूनाइट हो चुकी थी, क्योंकि हमारे सामने एक नया दुश्मन था। लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम होता है, या यूं कहें कि थोड़ा कम भी नहीं, कुछ देश जो इस पे कहीं ना कहीं अपनी वैक्सीन बना चुके थे या इसको कंट्रोल कर चुके थे, तो इन देशों में भी फिर से अपनी जियो पॉलिटिक्स, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की ललक फिर से जागती है। और हर देश एक जैसा तो होता नहीं दोस्तों, तो कुछ ऐसे तुर्कवादी देश कह लें, कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी देश कह लें जिनकी महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता। खास तौर पे जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इस कंट्री को आप सभी लोग जानते होंगे। ये वो कंट्री है दोस्तों जिसको हम जानते हैं चीन के नाम से। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम थी, तो उस समय ये जो देश है दोस्तों चीन, साउथ चाइना में बहुत ज्यादा विस्तार करने में लगा हुआ था। आप गलवान घाटी की उस घटना को भी नहीं भूले होंगे दोस्तों, जून 2020, जब हमने अपने 20 से ज्यादा सैनिकों को गलवान घाटी की झड़प में खो दिया था। सिर्फ यही इकलौता ऐसा देश नहीं है दोस्तों जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाह रहा है। इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तुर्की दिख जाएगा। इस क्षेत्र में आप देख रहे हो रूस पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में बना है। इधर आप देखिए तो अमेरिका, सऊदी अरब, यानी दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को भुनाना चाहते हैं।
लेकिन एक अच्छी खबर भी इस कोरोना में हुई थी, जिसके बारे में आप सभी को पता है कि प्रकृति ने अपने आप को हील किया। बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी आया, प्रदूषण में कमी आई, समुद्र तटें बहुत ज़्यादा साफ हो चुकी थी। इनफैक्ट मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के कुछ जिलों से, जहाँ से हिमालय कभी दिखता नहीं था, वहाँ से भी हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटियाँ साफ साफ दिख रही थी, जो ये बताती है कि कोरोना के लॉकडाउन के कारण किस तरह से प्रकृति ने अपने आप को फिर से वापस रिवाइव किया था। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इस पे कंट्रोल हुआ, आप देखिए कि ये सारी चीजें बदल जाती है। इस देश को आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, ये है यूक्रेन, जिसके कुछ हिस्से को तो 2014 में ही आपकी रूस ने कब्जा कर लिया था। क्रीमियम पेनिनसुला बोलते हैं इसको, क्रीमिया प्रायद्वीप। और उसके बाद से लगातार इस वाले चित्र जो आप देख रहे हो, डॉनबास लुहांस, इस पे भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। यानी एक तो यूक्रेन का क्षेत्र डिस्टर्ब हुआ, दूसरी बात करें तो देखिए साउथ चाइना सी, जो ये ताइवान है, ये दो बड़े जायंट के बीच में एक सैंडविच बन के रह गया। और आज के टाइम में आप देखो तो चीन और अमेरिका अपने आप में इस छोटे से प्रायद्वीप को एक बैटल फील्ड बना चुके हैं। एक तीसरा भी अखाड़ा बना है दोस्तों दुनिया का, और वो तीसरा अखाड़ा क्या था, आप वो भी देख लें। तीसरा अखाड़ा था आपका चाइना की मिलिट्री पावर, चाइना की यहाँ पर बढ़ती हुई उसकी प्रेजेंस, चाइना की बढ़ती हुई ग्लोबल सप्लाई। जब कोरोना आया, तब दुनिया को वास्तव में एहसास हुआ कि हम किस कदर चीन पे डिपेंडेंट है। और इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम चीन की बढ़ते हुए प्रभाव को रोकेंगे दोनों तरीके से। एक तो उनकी सैन्य क्षमता को भी रोकेंगे, और साथ ही साथ हम उसके आर्थिक विस्तार, आर्थिक जो एकाधिकार है, उसको भी रोकने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए देखिए, आपको इस तरह के जियो पॉलिटिक्स विजिट बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। यानी पिछले 2 साल में अगर आप देखें, तो शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिस, या देश के राष्ट्राध्यक्ष या कोई और बड़े पद के लोग होंगे, जिसने दूसरे देश की यात्रा ना की हो। पिछले 2 सालों में आपने अब्राहम एकॉर्ड देख लिया, कि जो पूरा अरब देश एक समय पे इसराइल के अगेंस्ट हुआ करता था, वही अरब देश आज उसके साथ फ्री ट्रेड डील, पीस ट्रीटी, अब्राहम एकॉर्ड साइन कर रहा है। जो आपका अमेरिका क्यूबा से कभी उसकी बिल्कुल 36 के आंकड़े थे, उसने अपने रिश्ते को सही कर लिया। बहुत सारे ऐसे देश जो, जिनको अमेरिका ने एड बंद कर दी थी, जैसे तालिबान, ये ताइवान को ही ले लीजिए, उनके साथ फिर से आप देखिए ताइवान को एड स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट अभी के टाइम में पाकिस्तान को भी फिर से अमेरिका ने मदद करनी शुरू की। यानी एक तरह से मैं कहूं, तो अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बन रही है जियो पॉलिटिक्स की, वो लगभग कुछ कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, या फिर आप शीत युद्ध की कह सकते हो, जहां पर दुनिया उस समय दो ध्रुवों में बटी थी, इस समय 3 ध्रुवों में बटी है। लेकिन वो तीसरा ध्रुव भी डाइपोलर की तरह है, जहां पर रूस और चीन दिखने में तो दुनिया के लिए अलग अलग खतरे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही गुट है। और इसको काउंटर करने के लिए भी जो दूसरा ग्रुप है दोस्तों, जो कि यूएसए के आपके कह सकते हो नेतृत्व में है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपने महत्वाकांक्षाओं को विस्तार देना चाहती है, जिसमें खास तौर पे मैं अगर नाम लूं, तो तुर्की, सऊदी अरब, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। और दुनिया में पिछले कुछ सालों में एक और जो बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया, वो है नॉर्थ कोरिया और ईरान के आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉर्थ कोरिया हाल ही में बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स लॉन्च किया, जिसने दुनिया को फिर से सोचने पे मजबूर किया है कि इस खतरे से किस तरह से निपटा जाए। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से अपनी मिसाइल को लॉन्च किया था, जो वो बताना चाह रहा था कि हम किसी भी सूरत में किसी भी देश से नहीं डरते। ताइवान के स्ट्रेट में आपने देखा होगा चीन का एक्सरसाइज, जो ये बताने के लिए काफी था कि जब भी हम चाहें, इस पेनिनसुलर आइलैंड पे अटैक कर सकते हैं, और यहाँ पर उसको किसी भी तरह से कोई भी कंट्री बचा नहीं सकता। इसलिए जियो पॉलिटिक्स में हमेशा एक चीज कहा जाता है दोस्तों, कि देयर इज नो एनिमी और फ्रेंड। और ये मतलब जियो पॉलिटिक्स में कोई आपका दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ बस आपके इंटरेस्ट होते हैं। जब आपके इंटरेस्ट जिस देश के साथ होते हैं, आप उधर ही शिफ्ट करते हैं।
एक समय था जब चीन आपके शीत युद्ध के समय, पिछले शीत युद्ध के समय, इसको मैं शीत युद्ध 2.0 बोलूँगा, अभी जो चल रहा है। उस समय जब आपका यूएसए और यूएसएसआर के बीच था, तो उस समय यही चीन साम्यवादी होते हुए भी आपके पूंजीवादियों के साथ मिलकर के यूएसएसआर के विघटन में के लिए उतारू था। आज यही चीन उसी पूंजीवादी और उसी डेमोक्रेटिक नेशन के अगेंस्ट रूस का साथ दे रहा है। तो ये बिल्कुल आपकी एक इंटरेस्ट होती है, आपके हित जिधर होंगे आपकी विदेश नीति भी उसी दिशा में झुकेगी। इसलिए विदेश नीति को और जियो पॉलिटिक्स को कभी भी अलग तरीके से नहीं देख सकते। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से कीव की सुंदरता को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया गया दोस्तों। और यहाँ पर जैसे आप इसकी सुंदर नज़ारों को देखो, तो उसके बाद आपको ये भयावह तस्वीर भी देखने को मिलेगी कि जो कोरोना महामारी के कारण दुनिया में एक वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना आई थी कि पूरा विश्व एक परिवार है, सबने मिल करके एक दूसरे की हेल्प की, ऑक्सीजन सप्लाई, कंटेनर, मेडिकल किट, वैक्सीन, हर तरह से वही दुनिया, वही पड़ोसी, वही देश आखिरकार फिर से इंच इंच जमीन के लिए इस तरह के पूरे आप कह सकते हो कि हालात बना दिए, जिसने लाखों लोगों को अपने देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया। दुनिया को एक फिर से एक बार सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर पीस किस तरह से आएगी। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों, जिसका उद्देश्य ही दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना था, आज के समय में कहीं ना कहीं वो काफी हद तक फेल भी हो रहा है। और इससे, जो कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं, कि युद्ध एक तरह का व्यापार है जिसका कुछ देश खामियाजा भुगतते हैं, लेकिन बहुत सारे देश इसका फायदा उठाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, आपकी जो क्रूड ऑयल है, तेल की कीमत है, आग लगी उसमें। अभी के समय आप देखिए तो बहुत ज़्यादा ये हाई है, और इसके कारण जो तेल उत्पादक देश हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। दूसरा, उसी ढंग से आप देखिए तो हथियारों के जो निर्यातक देश हैं, फिर से आपके रूस और यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, चीन, हथियारों की खरीद, ये डर का माहौल ना सिर्फ यूक्रेन को, पूरी दुनिया को हथियार खरीदने पे मजबूर कर रहा है, ताकि वो अपने आप को सिक्योर कर सके। और जो देश सिक्योर हैं, उनको ये अपने न्यूक्लियर हथियार, अपने विध्वंसक हथियारों को और उन्नत बनाने की तरफ प्रेरित कर रहा है कि हम किस तरह से बाकी दूसरे देशों से आगे रहें। और इसी होड़ के कारण आप देखोगे कि यहाँ पर 2022 का ये डाटा, जो मैं बहुत बार यूज भी किया हूँ, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये जो एरो है, ये बता रहा है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने परमाणु हथियार के जखीरे को बहुत तेजी से बढ़ाया है। जैसे यहाँ पर देखिए यूके, रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इंडिया कुछ हद तक है दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान। ये डार्क आपको जो दिख रहा है ना, डार्क येलो, इस इन देशों ने काफी तेजी से बढ़ाया है। फिर जो येलो कलर में है, इसने भी तेजी से बढ़ाया है। इंडिया बढ़ा रखा है, बट इनकी स्पीड जो है काफी नॉर्मल है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जिनके पास हथियार नहीं है, डर के कारण, सुरक्षा के कारण वो हथियार खरीद रहे हैं। जिनके पास हथियार है, वो लगातार उसमें अपनी धार देने में लगे हुए हैं, ताकि वो और बेहतर से बेहतरीन बनता जाए। दुनिया में इन देशों के पास दोस्तों अभी परमाणु हथियार हैं, जिसमें से आप ध्यान से देखिए तो नियम ये बताते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कि इन देशों के साथ, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के। आपके फ्रांस, यूके, रूस, चाइना और यूएसए, इनको अधिकार है। लेकिन ये नियम भी इन लोगों ने ही बनाए हैं। तो जब आपके पड़ोसी हैं जिसके पास इतने भयानक हथियार हों, तो भारत जैसे देश भी अपने आप को सुरक्षित रखने के परमाणु हथियार को यहाँ पर ये किया। और उसके बाद भारत के अलावा आप देखिए तो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर एक इजराइल, ये चार ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उन लोगों ने किसी तरह का कोई ट्रीटी साइन नहीं किया। यहाँ पर देखिए तो कुछ नाटो देश भी हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ग्रुप है यूएसए का, जिसने संयुक्त राष्ट्र के लिए यूएसएसआर विघटन के समय बनाया था। तो उसके तहत यहाँ देखिए नीदरलैंड, जर्मनी, इटली, तुर्की,
इन चारों देशों के पास भी परमाणु जखीरे उपलब्ध हैं। और अभी के समय में ऐसे अनुमान है कि ईरान और सीरिया जैसे देश भी अपने आप को परमाणु संपन्न बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देखिए तो पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। और इस ध्यान से इसमें आपको देखिएगा, क्योंकि इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में फिर से गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जैसे हमने देखा कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जापान के शिंजो आबे ने, जिन्होंने 2007 में सबसे पहले क्वाड की अवधारणा दी थी, फाइनली 2020 में इस क्वाड को लागू किया जाता है। और चीन से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के क्वाड की स्थापना की। उसी ढंग से देखिए तो वेस्ट एशिया में, जहां पर अभी मैंने आपको दिखाया कि वेस्टर्न आपके जो एशिया है वहां पर ईरान और बाकी जो देश हैं, खास तौर पे यहाँ पर अगर आप देखो तो सीरिया, तो ईरान और सीरिया को रोकने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि रूस, सॉरी, यूएसए ने इजराइल, यूएई, यहाँ पर ये देश है यूएई, भारत के साथ मिलकर के एक वेस्ट क्वाड का निर्माण किया। तो एक क्वाड आपको देखने को मिलेगा जो इस चीन को काउंटर करने के लिए जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। दूसरा क्वाड जिसको आप बोल सकते हो I2U2। I2U2 क्यों बोलते हैं दोस्तों, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। I फॉर इजराइल, I फॉर इंडिया एंड U फॉर यूएसए एंड U फॉर यूएई। ठीक है, तो इसलिए इसको I2U2 भी बोलते हैं और इसको बेस्ट क्वाड की भी संज्ञा दी गई है, यानी 4 देश। तो आखिर ऐसे क्या वजह बन रही है कि दुनिया में इतने बड़े बड़े संगठन, यूएसए, यूएनओ, आपके इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, नाटो, आसियान, बहुत सारे ऐसे देश होते हुए भी आपकी छोटे छोटे ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले इसकी आप लोकेशन देखिएगा दोस्तों, तो आपके लिए बहुत, इसकी लोकेशन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये क्षेत्र, यहाँ पर है आपका कैस्पियन सागर, जहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक देश, जहाँ पर आपको जो इसको, इस कैस्पियन सागर को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो 3 देश यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, जॉर्जिया, मोल्डोवा और साथ ही साथ अजरबैजान। इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और वो कंट्री रहेगा आपका एक यूक्रेन, जो इस मोल्डोवा के ऊपर है। और मैं उसको भी दिखाने का एक प्रयास करूंगा अभी। ये ध्यान से देखिएगा इस क्षेत्र को दोस्तों, तो ये है आपका ब्लैक सी। इसके साइड में आपको देखिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ये क्षेत्र जो आपका कहलाता है काला सागर। यहाँ पर वो देश है यूक्रेन, जिसपे अभी 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 आपका ये है। उसके साथ साथ देखिए तो जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मोल्डोवा, ये 4 देशों ने मिलकर के यहाँ पर बनाया गुआम। इसकी रिलेवेंस समझिएगा कि ये, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है ये आपका रूस के कंट्रोल में है, और अभी हाल ही में ये इस रूस ने यहाँ पर अटैक किया है इस चीज को लेकर के, जिससे सभी देश, खास तौर पे ये जो ईस्ट एशिया क्षेत्र है, ये काफी डरा हुआ फील कर रहा है अपने आप को। जो नाटो है भी या यूरोपियन यूनियन है भी, उसका पूरा फोकस इस बाल्टिक सी वाले क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा। और जिसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्षेत्र ऐसा है जिसपे लगभग लगभग यूएसए और बाकी जो उसके अलायंस है उनकी मतलब भागीदारी काफी कम है। कहने को तो आपका यहाँ पर एक पोलैंड और साथ ही साथ तुर्की, ये दोनों नाटो के पार्ट है, लेकिन इन दोनों के नाटो के पार्ट होते हुए भी ये क्षेत्र काफी ज्यादा असुरक्षित है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं जियो पॉलिटिक्स के, कि जो भी 2 विश्व युद्ध हुए हैं दोस्तों, उन दोनों विश्व युद्ध में चिंगारी का जो काम है यही ईस्ट एशिया ने किया है। चाहे वो सर्बिया का मामला हो, पोलैंड का मामला हो, बेलारूस का मामला हो, हंगरी स्लोवाकिया का मामला हो, ये सारी चीज आप देखिए तो दोनों विश्व युद्धों के लिए आपकी जो चिंगारी जो है वो पूर्वी यूरोप में ही लगी है। तो ये जो ईस्ट यूरोप का पार्ट है, ये मेनली ईस्ट यूरोप ही इस पूरे क्षेत्र को अशांत करता है। और यहाँ पर इन नाटो देशों की जो आप कह सकते हो कि नगण्यता है या उनकी जो अनरिलेवेंस है, वो काफी ज्यादा इनको आशंकित करता है। और अपने आप को ये बचाने के लिए, रूस के प्रभाव से कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वो इस गुआम को बनाए। और भी कुछ रीजन बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये फोटो जो है ये है आपके नाटो की, जिसको
फ्रेंच में ओटान भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये नाटो है जिसको बनाया गया था जिसको बनाया गया था आपका मेनली यूएसए के द्वारा यूएसएसआर को विघटन के लिए, ताकि उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन जब आज के समय में ये यूएसएसआर अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, जब आपको यूएसएसआर इस पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है, तो ये नाटो पूरी तरह से यहाँ पर तमाशाबीन बना हुआ है। इसी ने यहाँ पर आग भड़काई और फिर यही बैठ के यहाँ तमाशा देखने का काम कर रहा है। दूसरी जो संगठन है आपका ईयू, यूरोपीय यूनियन जिसको आप कह सकते हो, ईयू की भी देखिए भागीदारी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब असंतोषजनक आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ है। क्योंकि अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर इसकी जो भागीदारी है बहुत ही असंतोषजनक रही। जर्मनी लगातार रूस से संपर्क में रहा, अपने व्यापारिक फायदों को ध्यान में दिया। यहाँ पर पोलैंड किसी तरह से रूस की मदद नहीं कर पाया। माल्डोवा आप यहाँ पर देखो तो ये इसका पार्ट नहीं है ईयू का, लेकिन इसने रूस का साथ दिया। यानी इस क्षेत्र में देखिए तो रूस का प्रभाव काफी ज्यादा है। इस खास यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना सर्बिया, ये भी साम्यवादी देशों की ग्रुप में आता है। और इसके कारण देखिए तो इतने बड़े क्षेत्र के एक ग्रुप एक गुटबद्ध होने के बावजूद भी इनकी ना तो कोई सशक्त शांति नीति बना पाए हैं और ना ही ये रूस में के द्वारा किए गए अत्याचार प्रभाव महत्वाकांक्षा विस्तार जो भी आप बोल लो उसको रोक पाए। इसीलिए फाइनली इस डर के कारण यूक्रेन, माल्डोवा और यहाँ पर जो कंट्री आपको दिखेंगे इस साइड में आपके जॉर्ज ये जॉर्जिया और अजरबैजान, इसके कारण आप देखोगे कि यहाँ पर वो आपको दिखेंगे एक ग्रुप में एक गुटबद्ध में, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित बना सके। अब एक गुट में एक गुटबद्ध में वो दिखते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित बना सके। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो भी आप इसको बोलो, ये एक बहुत ही बड़ा चैन है दोस्तों, जहां दुनिया में होने वाली कोई एक घटना पूरी दुनिया को आपका प्रभावित करती है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध सिर्फ रूस यूक्रेन तक नहीं रहता है, उसके तेल के विस्तार ने, तेल के प्राइस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। उसी ढंग से आपकी हथियारों की बिक्री पूरी दुनिया में बढ़ी है दोस्तों। हथियारों का जखीरा पूरी दुनिया में बढ़ा है। और रूस के विस्तारवादी नीति ने बाकी कुछ देशों को भी अपने विस्तार के लिए प्रेरित कर दिया है, जिसमें खास तौर पे चीन जैसे देशों का नाम जरूर आएगा। और इसको रोकने के लिए जो जब बड़े बड़े संगठन हैं जो फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे देश आपको मिलेंगे जिनके जो न, आप कह सकते हो कि विदेश नीति है वो पूरे संगठन से अलग है। जैसे पूरा ईयू एक समय पे यूक्रेन की मदद करना चाह रहा था, लेकिन जर्मनी ने उसको रोका क्योंकि उसके हित रूस के साथ जुड़े थे। अभी देखिए ऐसी खबरें आ रही है कि फ्रांस हो सकता है नाटो को छोड़ दे, क्योंकि नाटो के जो विचारधारा है वो फ्रांस के विचारों से मिलते जुलते नहीं। और नाटो आज के समय में एक कह सकते हो कि एक कागजी शेर की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए भी आपका फ्रांस एक सशक्त शक्ति के रूप में यहाँ पर अपने आप को दिखाना चाहता है। और यही कारण है कि जब बड़े बड़े दुनिया के शेर फेल हो रहे हैं, तो दुनिया के छोटे छोटे देश और छोटे छोटे गुट का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है, जो अपने क्षेत्रीय हितों और सामरिक हितों की रक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और इस तरह से इन छोटे ग्रुपों की भागीदारी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इसीलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि दुनिया में आपकी हैसियत भू सामरिक में या कह लो कि विदेश में, पूरे विश्व में आपका प्रभाव दो चीजों से तय होता है। एक आपकी कुव्वत, आपकी पैसा, आपकी शक्ति, आपकी पावर। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों आपकी पोजीशन। आप अगर ऐसे किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो तो दुनिया का बड़ा से बड़ा देश भी आपको वैल्यू देगा। जैसे आपको पता होगा कि क्यूबा जैसा छोटा देश जो बिल्कुल अमेरिका के बिल्कुल पास है, उस छोटे से देश ने अमेरिका की पूरी नींद उड़ा दी थी दोस्तों। तो आपकी स्थिति सबसे लिए आप सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जीवन में भी आप अपनी स्थिति को मजबूत करें, खुद को सशक्त बनाएं, ताकि कोई भी शक्ति हो आपको आपकी वैल्यू दे, आपको हमेशा एक कदर दे, एक रिस्पेक्ट दे। कभी भी दूसरे की मजबूरी का फायदा ना उठाएं। साथ ही साथ अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्यावरण का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। और फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हमें ये थोड़ी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और